हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं गणेश कसौधन और आज आप लोगों के लिए गुप्ता सर क्लासेज में इंटरमीडिएट बायोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 1 लेकर आए हैं। आज हम इस चैप्टर में मानव जनन संबंधित इंट्रोडक्शन देंगे और एक एक करके इम्पॉर्टेंट जो जो टॉपिक होगा इस चैप्टर का एक एक करके इम्पॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑलवेज के लिए प्रेस कर दें। तो बिना विलंब किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल लें और खुद से नोट बनाना सीखें, क्योंकि खुद का बनाया हुआ नोट सबसे बेस्ट नोट माना जाता है और याद करना भी आसान होता है। क्योंकि जब नोट्स अपने हाथ से बनाते हैं तो उसका 50% तुरंत तैयार हो जाता है नोट बनाते समय। उसके बाद रिवीजन करते हैं तो फिर जो बचा खुचा रहता है वो भी तैयार हो जाता है। और नोट जब बना बनाया मिलता है तब उसे पढ़ते हैं तब उतना तैयार अच्छा नहीं होता है। इसलिए बीच बीच में वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बनाते रहें और समझते रहें। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। मानव जनन इंटरमीडिएट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, मानव जनन। मानव जनन में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पहले बताएंगे और उसके बाद हम हेडिंग के रूप में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात तो ये, मानव लैंगिक रूप से एक जरायुज प्राणी होता है। जरायुज का मतलब होता है बेबी पेरस, और बेबी पेरस का मतलब होता है जो बच्चे देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। ऐसे प्राणी को हम जरायुज प्राणी अथवा बेबी पेरस प्राणी कहते हैं। तो मानव लैंगिक रूप से एक जरायुज, जरायुज मतलब बेबी पेरस, बेबी पेरस प्राणी होता है। बीबी पेरस प्राणी होता है। बीबी पेरस का मतलब ऐसा प्राणी जो अंडे को जन्म न दे करके, को जन्म न दे करके सीधे बच्चे को जन्म देता हो और जो बच्चे को दूध पिलाता हो, ऐसे प्राणी को हम बेबी पेरस प्राणी कहते हैं। तो पहला पॉइंट होता है ये मानव जनन का। दूसरे पॉइंट में हम क्या जानते हैं, मानव जनन तंत्र में कुछ घटनाएं घटित होती हैं और इन घटनाओं को एक एक करके हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लिखते हैं और उसको जानते हैं, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि इन घटनाओं के बारे में जब जान लेंगे तभी इस टॉपिक को आगे बढ़ाया जा सकता है। मानव जनन तंत्र की विभिन्न घटनाएं, मानव जनन तंत्र की विभिन्न घटनाओं में सबसे पहला घटना ये आता है युग्मक जनन। युग्मक जनन, युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक का बनना। नर युग्मक और मादा युग्मक का बनना। युग्मक जनन का मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक का बनना। नर युग्मक और मादा युग्मक का बनना, ये युग्मक जनन होता है।
अगर नर युग्मक न बने, मादा युग्मक न बने, तो फिर न तो लैंगिक जनन हो सकता है और न ही बच्चे का निर्माण होता है। इसलिए नर जनन या मानव जनन तंत्र की ये सबसे पहली घटना होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक का बनना या निर्माण, और ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं युग्मक जनन। अब नर युग्मक क्या होता है? नर युग्मक होता है शुक्राणु, शुक्राणु, और मादा युग्मक होता है अंडाणु, अंडाणु। मतलब ये हुआ, युग्मक जनन की क्रिया में शुक्राणु का निर्माण होता है नर में और मादा में अंडाणु का निर्माण होता है। इसी क्रिया को हम कहते हैं युग्मक जनन। शुक्राणु का निर्माण किससे होता है? ये वृषण से होता है, वृषण से। अंडाणु का निर्माण अंडाशय से होता है, अंडाशय से। शुक्राणु को कहते हैं स्पर्म और वृषण को कहते हैं टेस्टिस। अंडाणु को कहते हैं एग, अनफर्टिलाइज्ड एग, अनिषेचित अंडा भी कहते हैं इसे, और OVARY, अंडाशय को ओवरी कहते हैं। मतलब टेस्टिस से स्पर्म का निर्माण और ओवरी से एग का निर्माण ही युग्मक जनन कहलाता है, ओजेनेसिस गैमिटोजेनेसिस कहलाता है। युग्मक को कहते हैं अंग्रेजी में गैमिट, गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस। formation of sperm from testis and egg from ovary is known as gametogenesis। इसका मतलब है कि ये नर जनन अंग होता है, ये मेल का नर जनन अंग है, ये पुरुष का, ये मानव का नर जनन अंग है, और ये स्त्री का नर जनन अंग है, स्त्री का जनन अंग है। Testis is male reproductive organ and ovary is female reproductive organ। ये जो होते हैं नर जनन अंग, जैसे वृषण या टेस्टिस, ये डिप्लॉयड होती हैं, इनकी कोशिकाएं डिप्लॉयड होती हैं, मतलब 2n टाइप की होती हैं, और इनकी भी कोशिकाएं क्या होती हैं? 2n होती हैं। इनकी भी कोशिकाएं 2n होती है, इनकी भी कोशिकाएं 2n होती है। तो देखें, ये मान लेते हैं कि ये है टेस्टिस। टेस्टिस की संख्या होती है 2। टेस्टिस की संख्या क्या होती है? 2 होती है। ओवरी की भी संख्या क्या होती है? 2 होती है। ये टेस्टिस की कोशिकाएं हैं, ये टेस्टिस की कोशिकाएं हैं, और सभी कोशिकाएं क्या होती हैं? 2n होती हैं। 2n कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। एक कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 छोटी छोटी कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें प्रत्येक में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, मात्र कोशिका की आधी रहती है, और इन्हीं को कहते हैं क्या? स्पर्म कहते हैं। इन्हीं को कहते हैं स्पर्म, इन्हीं को स्पर्म कहते हैं, इन्हीं को स्पर्म कहते हैं। मतलब हर स्पर्म हैप्लॉइड होता है, मतलब अगुणित स्पर्म बनता है। द्विगुणित कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अगुणित स्पर्म बनता है, और इसी को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, या कॉमन रूप से कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म का निर्माण या शुक्राणु का बनना या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सारी प्रक्रियाएं डिटेल्स में पढ़ा जाएगा, अभी हम जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु का निर्माण। इसी प्रकार से अंडाणु की ओवरी की कोशिका मान लेते हैं, ये ओवरी है। ओवरी की कोशिकाएं भी 2n टाइप की होती हैं, 2n होती हैं, मतलब डिप्लॉयड होती हैं, गुणित होती हैं, और इनका होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है।
अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात ये 4 छोटी छोटी कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका की आधी रह जाती है, मतलब हैप्लोइड रह जाता है। और इसी कोशिकाओं को कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग। ये क्या है? ये सब हैं स्पर्म। तो ये सब क्या बन गए? एग बन गए। क्यों एग बन गए? क्योंकि अंडाशय से के विभाजन से ये बना है, तो एग है। और ये वृषण के विभाजन से, टेस्टिस के विभाजन से बना है, तो स्पर्म होगा। TESTIS टेस्टिस, और ओवरी OVARY ओवरी। ओवरी की कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से एग का निर्माण और टेस्टिस की कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से स्पर्म का निर्माण। इस प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस, तो इस कॉमन प्रक्रिया को कहते हैं ओजेनेसिस। OOGENISIS ओजेनेसिस मतलब अंडाणु जनन की क्रिया करते हैं। तो नर मानव जनन तंत्र की विभिन्न घटनाओं में पहला घटना ये होता है युग्मक का निर्माण। और युग्मकों के निर्माण के बाद जो होती है दूसरी घटना क्या होती है, इस पर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। इसको मिटाने के बाद तो अगर लिखना है, नोट बनाना है, तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते रहेंगे। दूसरी घटना क्या होती है? स्पर्म और एग तो बन गया, लेकिन इनके बनने मात्र से ये कह दिया जाए कि जनन हो जाएगा तो असंभव है। इनको आपस में मिलना होगा, तभी ये मिलना होगा। मिलना कब होगा? जब स्पर्म को स्त्री जनन मार्ग में प्रवेश होगा, तभी ये मिलेगा। तो दूसरी घटना ये होती है कि स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण दूसरी घटना होगा। और तीसरी घटना क्या होगा? जब स्थानांतरित हो जाता है तो स्पर्म का एग से मिलन होता है, फ्यूजन होता है, संयुग्मन होता है। इसी को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो हम अगले टॉपिक की तरफ हम इसे थोड़ा साफ कर ले बोर्ड को, तब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। ये कॉपी और नोट्स पेन निकाल करके नोट्स बनाते रहें, क्योंकि ये जो भी बनाएंगे, जो भी इसमें बताया जाएगा, कंप्लीट रूप से बताया जाएगा टॉपिक को, कुछ भी इसमें छोड़ करके हम नहीं चलेंगे। तो दूसरा स्टेप होता है इसका, एक पहला स्टेप युग्मक का निर्माण, दूसरा स्टेप होता है स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण। शुक्राणु का स्थानांतरण, स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण होता है, जिसे कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं वीर्य सेचन या वीर्य निषेचन या वीर्य सेचन। इस क्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ छोटा हम एक कॉमन फिगर बनाते हैं अभी, लेकिन ये फिगर बहुत डिटेल में बनाया जाएगा बाद में, अभी तो नहीं बनाया जा रहा है। ये समय आने पर ये बनाया जाएगा फिगर, और बताया जाएगा इस फिगर के बारे में। ये होता है ओवरी, ये होता है ओविडक्ट। ओविडक्ट मतलब अंडवाहिनी नलिका है। और ये होता है वेजाइना, यहाँ पर होती है गर्भाशय, और यहाँ पर ये पतला होता है द्वार, रास्ता, जिसे कहते हैं ग्रीवा। और स्पर्म इसी ग्रीवा के रास्ते इंटर करता है, स्पर्म को इसी ग्रीवा के रास्ते प्रवेश कराया जाता है, ये इंटर करता है, और ये एग यहाँ पर बनता है,
और ये स्पर्म आकर के यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म और एग आपस में मिल जाते हैं, निषेचन हो जाता है। अर्थात ये बात जान लें कि स्पर्म और एग का निषेचन जो होता है या निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो अंडवाहिनी नलिका में होती है, ये जानते रहेंगे। ये ओविडक्ट में होती है, अंडवाहिनी नलिका में होती है। और हाँ, स्पर्म यहाँ तक छोड़ा जाता है तो स्पर्म चल होते हैं, अंडाणु अचल होते हैं। स्पर्म चल करके पहुंचते हैं, अंडाणु चलते ही नहीं हैं, वहीं पर रह जाते हैं। ये चल नहीं होते हैं अंडाणु, और स्पर्म क्या होते हैं, चल होते हैं, मोटाइल होते हैं। स्पर्म चल इसलिए होते हैं कि स्पर्म में 3 पार्ट होता है, एक होता है हेड होता है, एक मिडिल पार्ट होता है और एक टेल होता है। इस टेल की सहायता इस मिडिल पार्ट में माइटोकांड्रिया पाई जाती है। माइटोकांड्रिया एनर्जी का स्रोत होता है, ये चलने के लिए एनर्जी प्रदान करता है। और टेल डायरेक्शन देखता है, डायरेक्शन डिसाइड करता है मुड़ करके, और ये पहुंच जाता है यहाँ पर। अंडाणु गोल होते हैं, इसमें कोई भी टेल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये क्या होते हैं, अचल होते हैं। और जब स्पर्म अंडाणु से मिलता है तो इसका टेल रीजन बाहर ही रह जाता है, इसका अंदर पार्ट ये पहुंच जाता है मिडिल, और टेल बाहर रह जाता है। ये बात बाद में आएगा, हम लोग आगे देखेंगे। तो पहला पॉइंट होता है युग्मक का निर्माण। युग्मक का निर्माण मतलब शुक्राणु और अंडाणु का बनना। दूसरे पॉइंट में आता है स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण। और तीसरे पॉइंट में आता है शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलना, जिसे कहते हैं निषेचन। होता है निषेचन में ये सब आता है, निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, FERTILISATION, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, ओविडक्ट में होता है, OVIDUCT। ओविडक्ट मतलब अंडवाहिनी नलिका, अंडवाहिनी में होता है, या नलिका भी जोड़ सकते हैं, अंडवाहिनी नलिका में होता है। तो ये तो 3 स्टेप हो गए। चौथे स्टेप में क्या होता है, चौथे स्टेप में होता है जब ये निषेचन हो जाता है, तो निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज मतलब इसे जाइगोट कहते हैं, ZYGOTE। मतलब अब ये 2N हो गया। क्या हो गया, 2N हो गया। शुक्राणु क्या था, शुक्राणु N था। अंडाणु क्या था, N था। N और N आपस में मिल करके 2N की एक कोशिका बनाते हैं, सिंगल और कंप्लीट सेल उसे कहते हैं। सिंगल और जो एक कंप्लीट सेल बनता है उसे युग्मनज कहते हैं। अभी तक शुक्राणु बना था, शुक्राणु N था, हाफ सेल कहेंगे, इनकम्प्लीट सेल कहेंगे। अंडाणु को भी इनकम्प्लीट सेल कहेंगे, हाफ सेल कहेंगे। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो कंप्लीट सेल बन जाता है, और इस कंप्लीट सेल का नाम होता है युग्मनज अर्थात जाइगोट। अब क्या होता है, जाइगोट बन गया तो क्या यह बच्चा बन गया? नहीं, जाइगोट बन जाना ही केवल बच्चे का निर्माण नहीं होता है। जाइगोट में परिवर्धन होता है, विकास होता है, कोशिका वृद्धि होती है। इसकी कोशिका, एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 कोशिका से 4, ऐसे कोशिका वृद्धि होती है। कोशिका वृद्धि होकर के आकार बढ़ाता है, तथा आकार में वृद्धि होती है। और आकार में जब वृद्धि हो जाता है, कोशिका की संख्या बढ़ जाती है, तब इसका नाम बदल जाता है। इसका नाम होता है कोरक कुटी, मतलब ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो जाता है, कोरक कुटी का निर्माण होता है। और कोरक कुटी का इम्प्लांट होता है गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाना। गर्भाशय की दीवार से चिपकना होता है अगला स्टेप।
और इसके पश्चात होता है भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूणीय परिवर्धन और भ्रूणीय परिवर्धन के बाद होता है बच्चे का जन्म। बच्चे का जन्म। ये प्रक्रियाएं मानव जनन तंत्र में इतनी घटनाएं पाई जाती हैं। पहली घटना में युग्मक का निर्माण, दूसरी घटना में स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण, वेरियनाइजेशन जिसे कहते हैं, तीसरी घटना में शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलना जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो है, फर्टिलाइजेशन के पश्चात युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण जब हो जाता है, ये जाइगोट बनता कहाँ है? ये जाइगोट का निर्माण भी ओविडक्ट में होता है। OVDUCT अंडवाहिनी नलिका में होता है। अंडवाहिनी नलिका में ही इसकी कोशिका बढ़ती है, कोशिका की संख्या बढ़ती है और इसके आकार में वृद्धि होती है, जिससे ये बाल के आकार का हो जाता है। इस बाल के जैसी संरचना को हम कहते हैं कोरक पुटी कहते हैं, और कोरक पुटी को दूसरा नाम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और इस कोरक पुटी का गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना, गर्भाशय में जाता है और गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और गर्भाशय के अंदर अब क्या होता है? भ्रूणीय परिवर्तन होता है, मतलब भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण का निर्माण से फिर बच्चे का जन्म होता है। भ्रूणीय परिवर्तन मतलब इस कोरक पुटी से अंग का निर्माण होने शुरू हो जाता है। हाथ, पैर, नाक, मुंह, पेट, हार्ट, लंग्स, सारी चीजें, मस्तिष्क, ये सब बनना, ये सब भ्रूणीय परिवर्तन के अंतर्गत आता है। और इस सब के बनने के बाद क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है। ये मानव जनन तंत्र की विभिन्न घटनाएं रहा। तो अगले स्टेप पर, अगले हेडिंग में हम चलते हैं। क्या अगले कुछ पॉइंट में और चलते हैं। अभी केवल ये कॉमन जनरल पॉइंट चल रहा है सब। इसके बाद जो है हम लोग इन सब को डिटेल्स में चलेंगे। इन सब के डिटेल्स में कब, क्यों, कैसे लड़का डिसाइड होता है, अब कब लड़की का जन्म होता है, बच्ची का जन्म होता है, कौन से हार्मोन शुक्राणु के नियंत्रण, शुक्राणु जनन की क्रिया को या शुक्राणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं, कौन से शुक्राणु बनने की क्रिया को घटा देते हैं, कौन से हार्मोन्स बढ़ा देते हैं, इन सब प्रोसेस के बारे में एक एक करके जानेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ और पॉइंट अभी हमें जानना जरूरी होगा, उसको हम जान लेते हैं। नोट्स बनाते रहेंगे क्योंकि अपना नोट्स बेस्ट नोट माना जाता है। विश्वास अगर रखेंगे और जो वीडियो अपलोड होता है उसको देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, तो मेरा दावा है कि बोर्ड परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा निश्चित रूप से अटेम्प्ट करेंगे। 100% गारंटी है, अटेम्प्ट करेंगे ही। आज के इस टॉपिक से ही एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा बोर्ड की परीक्षा में। अगले टॉपिक में हम चलते हैं, अगले पॉइंट में चलते हैं, नर एवं मादा जनन तंत्र। नर एवं मादा जनन तंत्र। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर चलते हैं, नर एवं मादा जनन तंत्र पर चलते हैं। वैसे तो हम जानते हैं मनुष्य में नर एवं मादा जनन तंत्र, मनुष्य में नर एवं मादा जनन अंग। मनुष्य में नर एवं मादा जनन अंग एक ही प्राणी पर पाया जाता है कि दो अलग अलग प्राणियों पर? निश्चित रूप से जवाब होगा कि दो अलग अलग प्राणियों पर पाया जाता है। जनन अंग दो अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है, में पाया जाता है। जब नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग अलग प्राणी पर पाया जाए तो ऐसे प्राणी को एक लिंगी प्राणी कहते हैं। अतः मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है।
एक लिंगी प्राणी कहा जाता है। मनुष्य क्या है? एक लिंगी प्राणी कहा जाता है, इसलिए कि इसका नर जननांग और मादा जननांग दोनों अलग अलग प्राणियों पर पाया जाता है। वैसे द्विलिंगी प्राणी का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल होता है अर्थवर्म, केचुआ। केचुआ जो होता है द्विलिंगी प्राणी इसलिए कहा जाता है कि एक ही पर नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं, इसलिए द्विलिंगी प्राणी कहा जाता है। इसे एक लिंगी प्राणी कहा जाता है। अगली पॉइंट में ये देखते हैं कि अगले पॉइंट में ये कहते हैं स्त्री व पुरुष, स्त्री पुरुष व स्त्री की शारीरिक लक्षणों के आधार पर लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है मतलब शारीरिक बनावट के हिसाब से देखा जाए तो स्त्री के शारीरिक बनावट और पुरुष के शारीरिक बनावट में अंतर पाया जाता है और इसी अंतर को कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। मनुष्यों में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। द्विरूपता पाई जाती है। द्विरूपता पाई जाती है मतलब ये कि नर एवं पुरुष एवं स्त्री के शारीरिक संरचना में भिन्नता पाई जाती है। तो मनुष्य के बारे में नर एवं मादा जनन तंत्र के बारे में कुछ बातें हम जान रहे हैं कि मनुष्य में नर एवं मादा जननांग दो अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है, अतः मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है। दूसरी बात ये मनुष्यों में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, अर्थात पुरुष एवं स्त्री की शारीरिक संरचना में काफी भिन्नता पाई जाती है, इसी को कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। क्या भिन्नता पाई जाती है? जैसे देख लें, जैसे स्त्री में देख लें, पहले स्त्री में जो होता है वक्षस्थल उभरा हुआ वक्षस्थल पाया जाता है। उभरा हुआ वक्षस्थल, फूला हुआ नितंब, दाढ़ी, मूछ का अभाव तथा महीन आवाज का पाया जाना। लेकिन पुरुषों में क्या होता है? पुरुषों में दाढ़ी, मूछ का पाया जाना वक्षस्थल का अभाव, मोटी आवाज आदि, ये अंतर होता है और इसी अंतर को हम कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिनको देखा जाए तो नर और मादा दोनों एक समान दिखते हैं, अंतर ही नहीं बाहर से दिखता है, और ऐसे जानवर को में लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें, मनुष्य एक ही नहीं बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं लेकिन जिसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है।
लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो पुरुषों में और स्त्रियों में लैंगिक द्विरूपता इस तरह का अंतर होता है, इस तरह का अंतर होता है। और एक अंतर और होता है क्या, पुरुष में वृद्धावस्था तक शुक्राणु बनने की क्रिया, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनने की क्रिया जारी रहती है, शुक्राणु बनता है, जबकि स्त्रियों में 50 वर्ष की आयु तक ही अंडाणु बनते हैं। एक अंतर ये भी है, पुरुष में वृद्धावस्था तक शुक्राणु बनता है, जबकि स्त्रियों में अंडाणु 50 वर्ष तक ही बनते हैं। इसके बाद बनना क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, प्रजनन तंत्र को हम देख लें थोड़ा। प्रजनन तंत्र क्या है, मनुष्य का प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र मनुष्य के प्रजनन तंत्र में 2 प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं, 2 प्रकार के लैंगिक अंग पाए जाते हैं। इसमें एक होता है प्राथमिक लैंगिक अंग, और दूसरे नंबर पर आता है द्वितीयक लैंगिक अंग। मनुष्य के प्रजनन तंत्र में मनुष्य के स्त्री और पुरुष में के प्रजनन तंत्र में 2 प्रकार के लैंगिक अंग पाए जाते हैं, जिसमें एक को कहते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरे को कहते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। अब ये प्राथमिक क्या है, द्वितीयक का क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, इस टॉपिक को अगले दिन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना जान लें कि प्राथमिक लैंगिक अंग का कार्य होता है युग्मक का निर्माण करना, ये इनका काम होता है। युग्मक मतलब शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करना, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करना, ये प्राथमिक लैंगिक अंग का कार्य होता है। अर्थात इसमें आएंगे वृषण, अंडाशय, ये सब पार्ट आते हैं। कैसे ये निर्माण होगा, कौन सा हार्मोन इसे रेगुलेट करेगा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे अगले दिन। हाँ, और द्वितीयक लैंगिक अंग का कार्य युग्मक निर्माण का कार्य तो नहीं होता है, लेकिन निषेचन में सहायक होना और बच्चे के जन्म में सहायता करना, अतः इसे सहायक अंग भी कहते हैं। सहायक लैंगिक अंग कहते हैं, इसे सहायक लैंगिक अंग भी कहते हैं। तो ये युग्मक निर्माण करता है और ये युग्मकों को आपस में मिलाने का कार्य और बच्चे की वृद्धि और बच्चे के जन्म तक का कार्य में सहायता करना इस अंग का कार्य होता है, इसलिए इसे सहायक अंग कहते हैं। तब तक के लिए आज के लिए इतने पर ही रुकेंगे, अगले दिन इसी टॉपिक को डिटेल्स में आगे बढ़ाएंगे फिगर के साथ। हम लोगों को जैसे कोई भी क्वेश्चन हम पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में तो अछूता न रहे, जरूर इसे टच कर लें, जरूर करके ही आएँ। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के हिसाब से, इसलिए बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर हम इसी चैप्टर से ही शुरू कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।